हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस ट्यूट। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत। तो कैसे हैं आप? तो बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सैलरी। ठीक है, इनकम टैक्स का चैप्टर है सैलरी। तो मैं आज आपको बेसिकली इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, और कोई जैसा एक न्यूमेरिकल भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सैलरी आपका टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स में आपको पता है ना, 5 हेड होते हैं। सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन से इनकम, और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 ऐसे हेड हैं जिस पर हमें टैक्स लगाना होता है। तो सैलरी सबसे मेन है इसमें, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सैलरी का मतलब ये नहीं कि बस जो पैसा मिला उस पर टैक्स लगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो वो इसके अंदर सारी होती हैं, चीजों को हमें एक एक करके समझना होता है। ठीक है तो सैलरी के लिए सबसे पहले जरूरी है, टैक्स तभी लगता है जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। ठीक है, किसी पर्सन का उसके ओनर के साथ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन हो तो ही उस पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं, एक कंपनी में कोई काम करता है, उसको सैलरी मिल रही है, वो टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन एक कोई पार्टनर है, आपने अकाउंट पढ़ी तो अकाउंट में पार्टनर को जो सैलरी मिलती है क्या उस पर टैक्स लगता है? नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगता। वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि जो उनका बिजनेस जिससे प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर पहले ही टैक्स लग जाता है बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। तो फिर उनको जो सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, हो गया। इसका बेसिकली फॉर्मेट के बारे में बताता हूं आपको। ठीक, इस पे 2 टाइप के फॉर्मूले मैंने बनाए हैं इसको एनालिसिस करके। एक तो ये कंडीशन होती है कि जब कोई रिटायर ना हो रहा हो प्रीवियस ईयर में, क्योंकि आपको पता है कि सैलरी आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से फाइंड आउट करते हो, प्रीवियस ईयर की तो सैलरी पर टैक्स निकालते हो आप। तो कोई प्रीवियस ईयर में अगर रिटायर ना हो रहा हो तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है, और अगर कोई प्रीवियस ईयर में बीच में रिटायर हुआ हो, बीच में कभी भी, तो फिर उसका क्या फॉर्मेट है। अगर कोई रिटायर नहीं हुआ है तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो जो भी उसे बेसिक सैलरी, बेसिक पे मिलता है, बेसिक वो ऐसा अमाउंट है जो उसको मिलना ही मिलना है। वो डियरनेस अलाउंस, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, वो कमीशन, ठीक है, वो ये तो टैक्सेबल होते हैं। ये पूरे के पूरे यहाँ पर आ जाते हैं, इन पर टैक्स लगता है पूरा पूरा। तो अगर वो रिटायर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसने 12 महीने काम किया होगा प्रीवियस ईयर में, तो जितनी भी उसको सैलरी मिल रही है इंटू 12 मंथली होनी चाहिए। अगर उसको एक साथ पूरे ईयर की दे रही है तो आपको पता ही है, आप पूरा डाल दोगे। लेकिन अगर मंथली सैलरी दी तो 12 से इंटू करके, डियरनेस अलाउंस भी मंथली होगा 12 से इंटू करके, कमीशन भी अगर मंथली है तो 12 से इंटू करके। नहीं तो मैक्स ज्यादातर कमीशन टोटली दिया होता है कितना मिल रहा है उसे, तो टोटल दिया होगा तो आप डाल दोगे, मंथली नहीं होगा तो 12 से इंटू नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद अलावेंसेस आते हैं। अलावेंसेस होते हैं आपके जो कंपनियां कैश बेनिफिट के रूप में एम्प्लॉय को देती है, कैश बेनिफिट के रूप में। ठीक है, जैसे हाउस रेंट अलावेंस हो गया, यानी किसी एम्प्लॉय को बुला लिया और वो आया तो उसको क्या कहते हैं, पैसे दे दिए रहने के लिए। मान लो मैं हूँ और मुझे बैंगलोर से कॉल आया कि आप यहाँ जॉब के लिए आ जाओ, मैं वहां चला गया, मैंने बोला कि मेरे पास तो यहाँ कोई घर वर नहीं है, तो वो मुझे उसके लिए हाउस रेंट अलाउंस दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मुझे जो पैसा मिलेगा उसके लिए हाउस रेंट अलाउंस के रूप में, वो मेरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्योंकि कैश में दे रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल होता है, हॉस्टल अलाउंस हो गया, सिटी कम्युनिटी अलाउंस हो गया। अलाउंस तो बहुत सारे हैं, तो वे सारे कैश बेनिफिट होते हैं, यानी कंपनी कैश के रूप में आपको दे रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ये सारे अलाउंस कैश बेनिफिट होते हैं, सब टैक्सेबल होते हैं। फिर आता है आपका परक्विजिट। परक्विजिट वो चीजें होती है जो कंपनी देती है एम्प्लॉय को, लेकिन वो कैश के रूप में नहीं देती। ठीक है, जैसे कंपनी ने आपको लैपटॉप दे दिया, कंपनी ने आपको मोबाइल फोन दे दिया, तो इस टाइप से इसमें चीजें आती हैं परक्विजिट में। ठीक है, कार दे दी, घर दे दिया, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। टेलीफोन, कार, रेंट फ्री एकोमोडेशन, घर दे दिया आपको, तो वो आपका नॉन कैश जो होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमें हर किसी को समझना पड़ता है कि इसका ट्रीटमेंट इसमें कैसे किया जाता है। ये तो चलो सीधा सीधा फुल्ली टैक्सेबल है, इनको डाल दिया, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं पूरे टैक्सेबल हैं, और कुछ कुछ में गवर्नमेंट कुछ पार्ट उसका टैक्स फ्री कर देती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। बाकी का जो पार्ट टैक्स फ्री है वो माइनस करके जो बचेगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर वो रिटायर नहीं हुआ तो इतनी ही चीजें आती है, टोटल कर लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो जाता है, और जो डिडक्शन होती है एटी की, एटीसी, एटीडी, एटी,
जो भी डिडक्शन होती है इसमें, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे, वो फिर उसके नीचे माइनस हो जाती है और हमारी टैक्सेबल सैलरी आ जाती है। ये पूरा फॉर्मेट तब है जब वो रिटायर नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं है। प्रीवियस ईयर में अगर वो रिटायर हुआ है, मान लो उसने 6 महीने जॉब की, 6 महीने बाद रिटायर हो गया, मान लो उसने 10 महीने जॉब की और 2 महीने पहले वो 12 महीने का होगा ना प्रीवियस ईयर भी, तो 2 महीने पहले रिटायर हो गया, तो ऐसे केस में जब वो बीच में कभी भी रिटायर होता है, पहला पार्ट सेम है, अलाउंसेस भी आपका वैसे ही रहेगा, परक्विजिट भी आपका वैसे ही रहेगा, पर यहाँ पर रिटायरमेंट्स के कुछ बेनिफिट भी आ जाते हैं। जैसे कि रिटायर होता है कोई तो उसे ग्रेजुटी भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, लीव इनकैशमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो क्या कहते हैं आपको रिटायर होते समय कंपनी देती है, ठीक। अब अगर वो रिटायर हुआ है तो ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको बीच में कभी भी होगा वो, तो ये जो चीजें हैं जैसे बेसिक पे है, मान लो हम मानते हैं कि वो जनवरी में रिटायर हुआ, तो अगर आप देखोगे तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि जनवरी 1 को अगर रिटायर हुआ तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पहले वो रिटायर हो गया, तो जो भी उसकी बेसिक सैलरी होगी उसको हम 9 से इंटू करेंगे, क्योंकि वो 3 महीने पहले रिटायर हुआ है, उससे जो सैलरी मिली है वो सिर्फ 9 मंथ की मिली है, तो इंटू 9 करके डालेंगे। डेयरनेस अलाउंस मंथली दिया होगा तो इंटू 9 करके डालेंगे। कमीशन आपका मैंने बोला मैक्सिमम पूरा दिया होता है तो वो उतना ही डाल देंगे पूरा, या फिर मंथ के हिसाब से 9 से इंटू कर देंगे, ठीक है। अलाउंसेस भी टिल रिटायरमेंट तक ही काउंट होते हैं, तो ये भी 9 से, प्रिक्विजिट भी सब 9 से, ठीक है। इनमें मंथ का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि लमसम अमाउंट में दी जाती है। बस पेंशन आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है कम्यूटेड और एक होती है अनकम्यूटेड। तो अनकम्यूटेड जो होती है यानी कि ये वो होती है जो मंथली आपको हर महीने मिलती है, जो कहते हैं ना कि पेंशन इतनी मिल रही है उसको, तो ये जो है ये तो टैक्सेबल होगी और ये आपका यहीं पर डाली जाती है। वैसे मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट था इसलिए नीचे डाल दिया, ये यहीं पर डल जाएगी, और जितने महीने की आपको, यानी कि सीधी बात है आप रिटायर हो गए तो 3 महीने तक आपको पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन यहां पर आ जाएगी, ठीक है। और कम्यूटेड वो पेंशन होती है जो एम्प्लॉय रिटायर होते समय कहता है कि मुझे इतना पैसा दे दो, ठीक है। मान लो कि क्या कहते हैं वो कहता है कि जितने भी मेरी पेंशन है टोटल उसका मुझे 70% दे दो, तो 70% उसकी कम्यूटेड हो गई, 30% जो उसकी रह गई उसके हिसाब से ही उसकी पेंशन डिसाइड होती है मंथली कि उसे कितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि 3 से इंटू जाएगी, ये 9 से होंगे वो 3 से हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपके ये लमसम होता है और इनका ट्रीटमेंट हमें सीखना पड़ेगा कि ग्रेजुटी जो होती है, पेंशन जो होती है, पीएफ जो होता है, लीव सैलरी जो होती है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है और कितना पार्ट इनका टैक्स फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो माइनस होके जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। और मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर जो है ये आपके टैक्स फ्री है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। ग्रेजुटी अगर मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो वो टैक्स फ्री है, उसको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। इसी तरह कम्यूटेड पेंशन भी, लीव सैलरी भी, ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती हैं तो उनको इसमें कोई टैक्स नहीं देना, ये टैक्स फ्री होंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका तब आता है जब वो रिटायर होता है बीच में, तो यानी कि ये पार्ट भी उसमें और ऐड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वो रिटायर नहीं होता तो फिर ये रहता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हम एक इजी सा न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर उसको मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं लेंगे। आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम सारे एडजस्टमेंट और सारे कैसे सॉल्व करते हैं, ये अलाउंसेस हो गए, परक्विजिट्स हो गए और रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। डन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप उसको पहले नोट कर सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक पे है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है, मंथ का कोई चक्कर नहीं है, 1,14,000। डीएनएस अलाउंस दे रखा है 12,000। मैंने आपको बताया था ना अभी कि डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट आप ले लोगे। एजुकेशन अलाउंस तो एजुकेशन अलाउंस दे रखा है इसमें 5,700 3 चिल्ड्रन के लिए, लेकिन आपको पता है कि 102 चिल्ड्रन के लिए अलाउ है पर मंथ
और 12 महीने का ये हो गया 2400, ये इसमें से माइनस हो जाएगा और ये आपका 3300 आएगा। ठीक है। एजुकेशन अलाउंस के बाद आपका आता है मेडिकल अलाउंस, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है और ये पूरा आपका पूरा आएगा, इसमें दिया हुआ है 7200। मेडिकल अलाउंस के बाद आता है आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कि उसको मकान दे रखा है फ्री, तो इसका ट्रीटमेंट आपको करना है। ठीक है, तो अभी इसको रोकते हैं, भी करेंगे, बाकी चीज डालते पहले। इसमें इसने सर्वेंट है, स्वीपर है, वॉचमैन है। सर्वेंट, स्वीपर, वॉचमैन, ये जो फैसिलिटीज होती हैं ये फुल्ली टैक्सेबल होती हैं। तो ये दे रखा है इसमें सर्वेंट 250 इंटू 12, स्वीपर 250 इंटू 12, वॉचमैन 250 इंटू 12। तो ये हो गया आपका 3000, 3000 और 3000। इसके अलावा इसमें कंपनी ने खर्चा किया है उसके रिफ्रेशर कोर्स के लिए, वो टैक्सेबल होता नहीं है, वो टैक्स फ्री होता है। कौन कौन से टैक्स फ्री है मैं आपको बता दूंगा वैसे भी बाद में, अगली वीडियो में। उसके अलावा टेलीफोन दिया हुआ है, तो टेलीफोन भी आपका टैक्स फ्री होता है, टेलीफोन का बिल। ठीक है, तो अब आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन हमें कैलकुलेट करना है, ये देखना है कैसे निकला। तो सबसे पहले हमें चाहिए रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी, सैलरी का 50% रूल होता है ना इसका। तो पहले सैलरी बना लो, सैलरी में आपका बेसिक आ जाएगा 1,14,000, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट 12,000 और सारे अलाउंसेस भी इसमें आते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन में। तो अलाउंसेस आपके एजुकेशन अलाउंस है आपका 3300 और मेडिकल अलाउंस है आपका 70। तो ये सारे जोड़ने के बाद आपका टोटल आया 136,500। इसका 15% और जो वो रेंट पे कर रहा है 3000 इंटू 12, इसका 15% और 36,000 जो इसमें से कम हो वो आपका क्वेश्चन में टैक्सेबल होगा। तो इसका 15% आपका आया इन दोनों में से आपका ये कम है, तो ये टैक्सेबल आपका होगा। ठीक है, दोनों में से मैं लिख देता हूं विचएवर लेस। ठीक, इसके अलावा एम्प्लॉयर में अगर मकान में कोई भी फर्नीचर या कोई भी चीज उसको प्रोवाइड की है, अकोमोडेशन उसके अंदर कोई प्रोवाइड किया है, तो उसका अगर कॉस्ट वैल्यू 10% लेंगे और अगर उसका रेंट दिया तो फिर रेंट लेंगे। तो इसमें रेंट दिया हुआ है, फर्नीचर प्रोवाइड किया 2000 ईयरली होती, तो वो आपका पूरा आएगा। तो ये आपका 22,475 आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया। आप इसको आप ऐड कर लोगे तो 167,975 आ गया। लेस कर देंगे इसमें प्रोफेशनल टैक्स, और प्रोफेशनल टैक्स आपका 1000 है, माइनस करके आ गया 166,975। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 8000 था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 6000 था, ये इसमें नहीं आ रहा। और ये क्यों नहीं आ रहा, ये एक न्यूमेरिकल आगे हम करेंगे, क्योंकि इसमें 12% का होता है और इंटरेस्ट का 9.5% का होता है। तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कल, तो उसमें बताऊंगा कि क्यों नहीं आया।
ठीक है, क्योंकि उतना ही टैक्सेबल बनता है, उससे अगर नीचे रहता है तो टैक्स फ्री होता है, तो इसमें टैक्स फ्री बन रहा है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी, इजी क्वेश्चन ले लिया। 3 चीज़ इसमें नहीं आई, मैंने आपको बता दिया, टेलीफोन नहीं आया, रिफ्रेशर नहीं आया और आरपीएफ नहीं आया। ठीक है, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। ओके।